तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 11th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की एक सीरीज लाने वाला हूं। तो ये हमारी सीरीज़ का पहला प्रश्न है जो कि आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 की हिस्ट्री के 2 मार्क्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ में, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो 2020 का एनुअल हो, चाहे SA1 हो या SA2 हो। इसमें आपके जो 15-16 चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर से मैंने आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट 2-2 मार्क्स के प्रश्न छांटे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इससे ही वीडियोस रोजाना मिलते रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा 2 नंबर का प्रश्न ये है, क्वेश्चन नंबर 1, होमो का अर्थ क्या होता है और होमोनिड का उद्भव कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए सिंपल सा आंसर है इसका कि होमो शब्द, होमो का अर्थ होता है आदमी, जिसमें स्त्री या पुरुष दोनों ही शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कि होमोनिड का जन्म कहाँ हुआ। तो होमोनिड का जन्म हुआ था अफ्रीका में और इनका जन्म 56 लाख वर्ष पहले हुआ था। तो आपको समझ में आया, होमो का अर्थ होता है आदमी और होमोनिड का उद्भव हुआ अफ्रीका में और जन्म हुआ कब, 56 लाख वर्ष पहले। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है हमारा कि शिकारी संग्रह समाज किस प्रकार अपना भोजन जुटाता है। वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखकर 2 बिंदु दीजिए। यानी कि शिकारी संग्रह जो है, शिकारी संग्रह समाज जो है वो अपना भोजन कैसे जुटाता है, हमें वर्तमान के संदर्भ में बताना है। तो देखिए आंसर है, आज भी अधिकतर स्त्रियां ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती हैं। जी हाँ, आपको पता है कि वर्तमान समय में भी स्त्रियां खाने पीने का सामान जुटाती हैं। लेकिन ऐसे कई समाज हैं जहां स्त्री पुरुष दोनों ही शिकार संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। जी हाँ, आपको भारत के ऐसे अन्य कई संग्रह समाज मिल जाएंगे या दुनिया के ऐसे कई समाज मिलेंगे, मतलब देशों में एक वर्ग ऐसा होगा जो शिकार संग्रह और औजार स्त्री पुरुष वहाँ पे दोनों करते होंगे। दूसरा पॉइंट है, ऐसे समाजों में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आज के शिकारी संग्रह समाज में स्त्री पुरुष दोनों ही एक समान काम करते हैं। यानी कि ये मॉडर्न टाइम की अभी बात हुई है, जो दूसरा पॉइंट है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि मेसोपोटामिया जो शब्द है हमें उसका अर्थ बताना है। तो देखिए क्या है, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों, एक तो है मेसोस अर्थात मध्य और पोटोमोस अर्थात नदी से, यानी कि मेसोपोटामिया शब्द मध्य नदी से बना हुआ है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला व फरात, एक नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूछा जा सकता है मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच में बसा हुआ है, तो वो है आपका दजला फरात नदी। यह ऐतिहासिक भूमि आजकल इसे हम इराक गणराज्य कहते हैं। यानी कि मॉडर्न टाइम में 2020 की बात करें तो आज हम इसे इराक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, मेसोपोटामिया में सामान की आयात निर्यात किस प्रकार किया होता था। यानी कि मेसोपोटामिया में जो सामान था उसका आयात व निर्यात कैसे होता था। तो देखिए मेसोपोटामिया में जो खनिज संसाधनों का अभाव था, इसलिए वे किन किन सामानों को पहले आयात करते थे वो देखिए, पहला है लकड़ी, दूसरा है तांबा, फिर है रांगा, चांदी, सोना, सीपी और अन्य कीमती पत्थरों का तुर्की व ईरान से आयात करते थे। वे अपना कपड़ा कृषि उत्पादन काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। यानी कि जैसे लकड़ी हो गया, तांबा हो गया, चांदी, सोना, ये 4 चीज़ें आप याद कर लीजिए। ये तुर्की व ईरान से क्या करते थे, निर्यात यानी अपने देश में लेते थे, आयात करते थे यानी कि अपने देश में लेते थे। और वहीं हम बात करें निर्यात करने की, यानी अपने देश से दूसरे देश में भेजने की, तो वह अपना कपड़ा भेजा करते थे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मेसोपोटामिया में सामान की आयात व निर्यात किस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के कुछ प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। राजनीतिक इतिहास के प्रमुख 3 खिलाड़ी कौन से हैं। तो देखिए रोमन साम्राज्य के या कोई भी साम्राज्य हो तो उसके लिए मुख्यतः 2 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। एक तो पाठ्य सामग्री जिससे इतिहास की जानकारी मिलती है, और दूसरा है प्रलेख अथवा दस्तावेज, और फिर तीसरा हो जाता है आपका भौतिक अवशेष, यानी कि जो हमें मृदभांड, बर्तन वगैरह इस टाइप से जो आकृति मिली हैं, महल वगैरह, तो उनसे हमें पता चलता है। ठीक है, और रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी की बात करें तो इसमें से सबसे पहला है हमारा खिलाड़ी सम्राट, दूसरा है अभिजात वर्ग जिसे सेनेट कहते थे, और एक है सेना। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत ये 3 हो गए। इन सभी तीनों को अगर आप 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करके लिख देंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है,
और फिर राजनीतिक इतिहास के प्रमुख 3 खिलाड़ी, तो एक है सम्राट, दूसरा विजात वर्ग जिसे सेनेट कहते हैं, और तीसरा है सेना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। खिलाफत संस्था यानी जो खिलाफत संस्था का निर्माण क्यों किया गया था, इस संस्था के क्या उद्देश्य थे? तो देखिए, खिलाफत संस्था का निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद वैध सरकार का अभाव था, यानी कि एक ऐसी सरकार का अभाव था जो कि समाज के लोगों के प्रति उसका नज़रिया अच्छा हो, यानी कि एक वैध सरकार। इट मीन्स कि लोगों के द्वारा ऐसी सरकार चुनी जाए, मतलब जो समाज के लोग हैं वो सरकार चलाने वाले को, जो राजा हो, उसे माने, ठीक है, उस पर विश्वास हो। फिर है मुसलमानों के मतभेदों यानी मुसलमानों में मतभेद दूर करने के लिए खिलाफत संस्था का निर्माण किया गया और समुदाय के नेता के रूप में पैगंबर का प्रतिनिधि यानी कि खलीफा को माना गया। और खिलाफत के उद्देश्य की बात करें तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना और राज्य के लिए संसाधन जुटाना, ठीक है। तो खिलाफत का निर्माण क्यों हुआ? पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद, ठीक है, और मुसलमानों में मतभेद को दूर करने के लिए, और समुदाय का जो नेता बना, पैगंबर का प्रतिनिधि बना, वो था खलीफा। और खिलाफत के 2 उद्देश्य ये हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। 600 से 1200 ईस्वी तक इस्लामी क्षेत्रों के इतिहास की जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया 2 ही आपको याद करने हैं। तो देखिए, 600 से 1200 ईस्वी तक इस्लामी क्षेत्र के इतिहास की जानकारी की स्रोत, पहला इतिवृत्त अथवा ऐतिहासिक कृतियाँ, यानी कि एक तो है इतिवृत्त यानी कि जो ग्रंथ वगैरह हैं, और उसके बाद ऐतिहासिक कृतियाँ जैसे जीवन चरित्र, पैगंबर मोहम्मद के कथन, कृत्य, अभिलेख, कुरान की टीकाएँ, ये तो हो गए इतिवृत्त और ऐतिहासिक कृतियाँ। उसके बाद और भी अन्य जैसे कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत, साहित्यिक रचनाएँ जैसे कहानियाँ और कविताएँ। तो इन सभी के माध्यम से हम 600 से 1200 ईस्वी तक के इस्लामी क्षेत्रों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। चंगेज़ खान को समुद्री खान की उपाधि क्यों दी गई? तो देखिए, चंगेज़ खान ने जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित किया था, जो कि ये मतलब जब युद्ध हुआ इन दोनों के पास साथ में, जमुका और नेमन लोगों के साथ, तो चंगेज़ खान जीत गया। वह स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा, तभी वहाँ के लोगों ने चंगेज़ खान को समुद्री खान की उपाधि दे डाली, ठीक है। तो ये 2 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न था। उसके बाद ये है कि क्वेश्चन नंबर 9, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था? चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया? यानी कि मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था, पहली बात। दूसरी बात, चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों कराया, ये वाली बात, ठीक है। तो मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था, ये जानते हैं। पहला है, स्टेपी प्रदेश में संसाधनों का अभाव था। इस चारण क्षेत्र में सीमित अवधि में कृषि करना असंभव था, यानी कि जो स्टेपी क्षेत्र है वहाँ पे संसाधन तो थे ही नहीं, ऊपर से जो पशुचारण का क्षेत्र होता था यानी कि चारागाह थे, वो सीमित थे, और उनके अलावा जो थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी वहाँ पर कृषि करना बहुत असंभव था। वहीं दूसरा पॉइंट है कि चीन से वस्तु विनिमय में पशु, घोड़े तथा फर के बदले कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण प्राप्त करते थे, यानी कि जो चीन से वस्तु विनिमय होता था उसके बदले पशु, घोड़े, फर दिए जाते थे, जिससे ये कृषि उत्पाद और लोहा प्राप्त करते थे। अब बात करते हैं कि चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया था। तो देखिए, इन्होंने यायावर कबीले के चीन बार बार हमले, आक्रमण व लूटमार से बचने के लिए और आक्रमण से सुरक्षा के लिए महान दीवार का निर्माण करवाया। यानी कि जो यायावर कबीले थे वो चीन पर कई बार आक्रमण कर देते थे, तो उनकी लूटमार से बचने के लिए, अपनी आप की सुरक्षा बनाने के लिए उन्होंने इस महान दीवार का निर्माण करवा डाला, ठीक है। तो मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था और चीनी शासकों ने महान दीवार का निर्माण क्यों करवाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो ये है हमारा, सामंतवाद से क्या अभिप्राय और मेनार क्या था। तो सामंतवाद आपका अलग से 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और मेनार भी। तो सामंतवाद जो है, सामंतवाद जर्मन शब्द फ्राइड से बना है। फ्राइड का अर्थ भूमि का टुकड़ा, बदले में सेवा प्राप्त करना। तो सामंतवाद जो है वो भूमि का टुकड़ा देते थे और बदले में क्या करते थे, छोटे किसानों से सेवा प्राप्त करते थे। वहीं मेनर की बात करें तो मेनर जो है वो लॉर्ड की जो भूमि है वो कहते थे, और मेनर के मध्य में लॉर्ड का महल होता था। यानी कि देखिए, एक मेनर है, एक है लॉर्ड का महल। तो मेनर जो है वो लॉर्ड की भूमि होती थी, लेकिन वहाँ पे जो लॉर्ड है वो रहा नहीं करता था, लेकिन मेनर के मध्य में एक महल हुआ करता था जहाँ पे लॉर्ड रहता था, ठीक है। तो सामंतवाद और मेनर को मैं अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, फ्रायर किन्हें कहा जाता था, टीथ तथा फीब शब्दों को परिभाषित कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए फ्रायर क्या होते थे। फ्रायर उन्हें कहा जाता भिक्षुओं के उन समूह को जिन्होंने मठ में न रहने का निश्चय किया था, उन्हें फ्रायर कहा गया। वे घूम घूम कर उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। यानी फ्रायर वे भिक्षु थे जो घूम घूम कर अपनी शिक्षा देते थे और दान से मिली जीविका चलाते थे और जो मठों में नहीं रहा करते थे। ठीक है, उसके बाद टीथ और फीब की बात करते हैं। तो सबसे पहले फीब जो है वो लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाले भूमि का टुकड़ा होता था। वहीं टीथ की बात करें तो चर्च द्वारा 1 वर्ष के अंतराल में उस कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लिया जाता था। यानी कि कर के रूप में कृषक का किसी का 10वां भाग लेना कर के रूप में टीथ कहलाता था। और फीब था लॉर्ड के द्वारा नाइट वर्क को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा। तो आई होप फीब, टीथ और फ्रायर आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे पूछा गया कि मार्टिन लूथर किंग कौन था और रेनेसां व्यक्ति शब्द की व्याख्या कीजिए। यानी 2 प्रश्न है इसमें, 1-1 नंबर के, यानी 2 नंबर का प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग कौन था। तो सबसे पहले ये जानते हैं, आंसर है मार्टिन लूथर किंग। यह एक जर्मन का युवा भिक्षु था जिसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग कौन था, जर्मन का एक युवा भिक्षु था और इसने क्या किया था, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध इसने अभियान छेड़ा था। वहीं बात करें रेनेसां व्यक्ति की, तो ये वे व्यक्ति हुआ करते थे जिनके अंदर अनेक रुचियां होती थीं और वे अनेक रुचियों के साथ में अनेक हुनर के साथ उन्हें इसमें महारत भी हासिल होती थी, यानी कि ये निपुण हुआ करते थे। ठीक है, एक तो इन्हें रुचियां भी होती थी और रुचि के साथ में इनके पास महारत भी हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की, दिपाइटा नामक चित्र के चित्रकारक कौन हैं। तो दिपाइटा नामक चित्र के चित्रकारक हैं माइकल एंजेलो। इसमें क्या दर्शाया गया है, तो दिपाइटा नामक चित्र में हमें दर्शाया गया है मेरी को ईसा का शरीर धारण करते हुए, यानी मेरी जो है उसको ईसा का शरीर धारण करते हुए दिपाइटा नामक चित्र में दर्शाया गया है। पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या था, तो पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति दिला सके। देखिए पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या है, चर्च द्वारा यह एक ऐसा जारी किया गया दस्तावेज था जो व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पापों से उन्हें मुक्ति दिलाता था। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आया होगा कि दिपाइटा नामक चित्रकार कौन है, माइकल एंजेलो। इसमें क्या दर्शाया गया है, मेरी को ईसा का शरीर धारण करते हुए, और पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें पूछा गया कि ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील क्यों पड़ा और पुर्तगालियों को ब्राज़ील में किस कारण से रुचि हुई। तो देखिए दोनों प्रश्न का आंसर एक ही है। ब्राज़ील देश का नाम ब्राज़ील वुड के वृक्ष के नाम पर पड़ा और पुर्तगालियों की ब्राज़ील में रुचि इसलिए थी क्योंकि वे ब्राज़ील वुड की वृक्ष की लकड़ी को पसंद करते थे। ठीक है, तो ब्राज़ील का नाम पड़ा ब्राज़ील वुड के वृक्ष के नाम पर। और पुर्तगाली ब्राज़ील में रुचि क्यों ले रहे थे, क्योंकि उनकी रुचि ब्राज़ील वुड का जो वृक्ष है उसकी लकड़ी में हुआ करती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा गया कि चिनाम्पा किसे कहते हैं और किप्पू से आप क्या समझते हैं। 2 शब्द है, एक है चिनाम्पा, एक है किप्पू। तो चिनाम्पा जो है सरकंडे की बड़ी बड़ी चटाइयाँ बुनकर उन्हें मिट्टी व पत्तों से ढककर मैक्सिको झील में बनाए गए कृत्रिम टापू, यानी कि ये वे टापू थे, कृत्रिम टापू थे जो मैक्सिको में बनाए गए थे सरकंडे की बड़ी बड़ी चटाइयों को बुनकर तथा मिट्टी व पत्तों से ढककर। ठीक है, बेसिकली ये टापू हुआ करते थे। वहीं किप्पू की बात करें तो किप्पू जो है वो डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना है। यानी कि किप्पू जो है वो जो गणितीय इकाई होती है उनका हिसाब करना होता था, वो कैसे, डोरियों पर गांठें लगाकर। ये उनकी तकनीक होगी। आप जब चैप्टर देखेंगे ये वाला तो उसमें चित्र होगा, चित्र से आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 चिनाम्पा और किप्पू आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, प्रथम औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय, किन 2 यूरोपीय विद्वानों के द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। तो देखिए प्रथम औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कि ब्रिटेन में 1780 से 1750 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, जो तेजी से विकास हुआ, उसे कहते हैं प्रथम औद्योगिक क्रांति। और जो 2 विद्वान हैं, एक है फ्रांस में जॉर्जिस मिशेल और जर्मनी में फ्राइडरिक एंजेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना कि प्रथम औद्योगिक क्रांति यानी कि 1780 से 1750 के दशक में ब्रिटेन में जो उद्योग और अर्थव्यवस्था का रूपांतरण हुआ उसे कहते हैं प्रथम औद्योगिक क्रांति।
और औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग दो विज्ञानों में सर्वप्रथम किया, जो है एक फ्रांस में जॉर्जियस मिशेल और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। फुफकारने वाला दानव किसे कहते हैं, यानी कि फुफकारने वाला जो दानव है वो किसे कहते हैं। तो 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया जिसे पकिंग डेविल यानी फुफकारने वाला दानव कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पफिंग डेविल और हिंदी में कहते हैं फुफकारने वाला दानव। ये क्या था, 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्माण किया था, उसे ही कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया चकबंदी या बाड़ा पद्धति से आप क्या समझते हैं और नहरोदमाद से आप क्या समझते हैं। तो चकबंदी और बाड़ा पद्धति एक ही है। देखिए चकबंदी क्या है, चकबंदी के द्वारा 1770 के दशक से छोटे बड़े सैकड़ों फार्म खेत शक्तिशाली जमींदारों के बड़े फार्म में मिला लिए गए। यानी कि जो छोटे छोटे ज़मीनें थीं, जैसे उदाहरण देता हूँ, देखिए ये एक ज़मीन है जमींदार की और इस छोटी यहाँ पे एक छोटी सी ज़मीन है एक छोटे किसान की और दूसरी ज़मीन है छोटे किसान की यहाँ पे। तो ज़मींदार ने क्या किया कि जो यहाँ पे ज़मींदार की भूमि है उसके अंदर इसकी ज़मीन को यहाँ पे दे दिया और ये जो ज़मीन है वो खुद ले ली, यानी कि अपनी जो बीच की खेती है उसको पूरी तरह से अपना लिया और जो दूसरी जगह उनकी खेती थी वो छोटे किसानों को दे दी। तो इसे कहते हैं बाड़ा पद्धति या चकबंदी। वहीं बात करें नहरोदमाद की, तो 1760 से 1790 ईस्वी के बीच में 25 नहरें बनाने की परियोजना शुरू की गई और 1728 से 96 का ये जो दशक रहा है इससे ही नहरोदमाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1760 से 1790 तक 25 नहरें परियोजनाएं बनाने की शुरुआत की गई, लेकिन 1788 से 96 तक की इस अवधि को कहा जाता है नहरोदमाद। तो चकबंदी या बाड़ा पद्धति और नहरोदमाद आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है नेटिव शब्द का अर्थ बताइए और सेटलर से आपका क्या अभिप्राय। तो नेटिव वही होता है कि वह बंदा जो अपने मौजूदा स्थान में यानी कि पैदा हुआ हो, उसके दादा परदादा वहीं रहते हो, तो यानी कि बेसिकली वो मूल निवासी हो, तो उसे नेटिव कहते हैं। वहीं बात करें सेटलर की, तो सेटलर जो है दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए यानी दक्षिण अफ्रीका में जो डच लोग रहते थे उनके लिए उपयोग किया जाता है, जो कि कहाँ से आए थे, आयरलैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, ब्रिटिश से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ब्रिटिश सरकार के लिए जो अमेरिका में ये यूरोपीय लोग रहे थे उनके लिए सेटलर शब्द का उपयोग किया जाता है और इनकी जो उपनिवेशों की भाषा थी, राजभाषा, वो रही थी अंग्रेजी। तो नेटिव और सेटलर आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है कनाडा और न्यूजीलैंड शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि कनाडा और न्यूजीलैंड इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए कनाडा से निकला शब्द यानी कनाडा कैसे जन्मा, 1535 में खोजी जाक कार्टियर, यानी खोजी है एक जाक कार्टियर, जो कि 1535 में इन्होंने मतलब इन्हें एक जानकारी मिली जिसके मुताबिक ह्यूरो इरेक्वियस की भाषा में कनाटा का मतलब होता है गांव, इसलिए कनाटा जो है वो ह्यूरो इरेक्वियस से निकला हुआ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गांव। वहीं बात करें न्यूजीलैंड की, तो हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम, जिसे सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा है। यानी तास्मान ने हॉलैंड को एक मिनट, थोड़ा सा ये सेंटेंस बिगड़ा हुआ है। देखिए हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम जिसने सबसे पहले 1642 में इन टापुओं को देखा, इसीलिए इसे न्यूजीलैंड कहा जाता है। पहले इसका नाम था हॉलैंड, फिर इसका नाम हो गया न्यूजीलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, शोगुन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो शोगुन का अर्थ होता है सर्वविजयी सेनानी, यानी कि सर्वविजयी सेनानी। 19वीं शताब्दी से पहले जापान में सामंती शासन पद्धति का प्रचलन था। शासन पर अधिकार करने वाला सामंत को शोगुन कहा जाता था। यानी कि शोगुन का अर्थ होता है सर्वविजयी सेना, यानी कि ऐसी सेना जो हमेशा जीतती आए। 19वीं शताब्दी से पहले जापान में सामंती सेना पद्धति का प्रचलन था। शासन पर अधिकार करने वाले सामंत को शोगुन कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो प्रश्न आपको मैं दिखा रहा हूँ। 22वां है मेजी पुनर्स्थापना के कोई दो कारण बताइए। तो इसके दो नहीं बल्कि 8-10 कारण हैं। ठीक है, तो ये आपका 8 नंबर में पूछा जाएगा। मैं आपको चौथी 5वीं वीडियो में ये भी समझाऊंगा। मेजी पुनर्स्थापना के दो कारण, पहला देश में तरह तरह का असंतोष था, जैसे राजनीतिक और आर्थिक। अब ये क्यों था ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो कूटनीतिक संबंध है उनकी मांग की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जापान में स्थापित पहली संसद कौन सी थी तथा यह किस तरह
किस देश की सोच प्रभावित करती थी। यानी कि जापान में स्थापित जो पहली संसद थी वो कौन सी थी, तो वो थी हमारी जापान में पहली स्थापित संसद डायट। और ये किस देश की सोच से प्रभावित थी, वो थी जर्मन विचारधारा से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी समझ में आया होगा कि जापान में स्थापित पहली संसद डायट, जिस देश की विचारधारा से प्रभावित थी वो है जर्मन विचारधारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया कि एक युद्धोत्तर चमत्कार से क्या तात्पर्य, सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन से थे। तो देखिए, एक युद्धोत्तर चमत्कार अर्थात युद्ध, एक मतलब युद्ध चल रहा हो और बाद में उस अर्थव्यवस्था का तेजी से पुनर्निर्माण हो जाए तो उसे कहते हैं युद्धोत्तर चमत्कार। अब एक लाइन देख लेते हैं। युद्ध में भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे यहाँ पे युद्धोत्तर चमत्कार का नाम दिया गया है। बेसिकली हमें यहाँ पर यहाँ पर हमें किसके बारे में बताना है, युद्ध के बाद युद्ध में भयंकर हार के बावजूद, यानी कि चाहे कितनी भी हार हो जाए, कितना भी भयंकर युद्ध हो जाए, उसके बाद जो जापान की अर्थव्यवस्था का तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे कहते हैं एक युद्धोत्तर चमत्कार। सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे, पहला राष्ट्रवाद, दूसरा गणतंत्र और तीसरा समाजवाद। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में भी जानेंगे कि सन यात सेन ने ये 3 सिद्धांत दिए, इसका क्या मतलब है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसके बाद हमारा ये जो आज का वीडियो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पैगंबर मोहम्मद को मक्का क्यों छोड़ना पड़ा, इस घटना का इस्लाम में क्या महत्व है। तो पैगंबर को मक्का इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि जो वहाँ के समृद्ध लोग थे, अमीर लोग थे, वो पैगंबर मोहम्मद का और उनका जो धर्म है उसका विरोध कर रहे थे। उन्हें और जो देवी देवता हैं उनको ठुकराया जा रहा था, उनकी मूर्तियाँ फोड़ी जा रही थी, मंदिर फोड़े जा रहे थे। वहीं 622 ईस्वी में पैगंबर द्वारा मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरा कहा जाता है। यानी कि 622 ईस्वी में पैगंबर द्वारा जो मक्का से मदीना की यात्रा की गई उसे हिजरा कहा जाता है। इस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि हिजरी सन की शुरुआत कब हुई। तो हिजरी सन की शुरुआत 622 ईस्वी में हुई। पैगंबर मोहम्मद द्वारा मक्का से मदीना तक की यात्रा को हिजरी कहा गया। तो पैगंबर मोहम्मद को मक्का क्यों छोड़ना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर इनके धर्म का विरोध हो रहा था, इनके भगवान की मूर्तियाँ फोड़ी जा रही थी। ठीक है, और उनको ठुकराया जा रहा था, तो इसीलिए वो मक्का से मदीना की ओर चले, जिसे हिजरा कहा गया। और इसी वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर में यानी कि हिजरी सन की शुरुआत हुई। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो प्रश्न मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो सभी प्रश्न मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ 25 के 25, ताकि अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ईजी से स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हमने जाना कि 2-2 नंबर के इंपॉर्टेंट जो है 25 प्रश्न वो क्या हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे 4-4 नंबर के इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसे ही 8 नंबर के भी मैं लेके आऊँगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर यानी कि जस्ट स्मार्ट नॉलेज चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोज़ बहुत मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं क्लास 11, 9, 10, 11, 12 सभी को पढ़ाऊँगा और अच्छे से मेहनत करूँगा और सभी को एग्ज़ाम में पास ज़रूर करवाऊँगा। तो मैं यही चाहता हूँ दोस्तों कि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। जैसे आप अभी प्यार करें वैसे ही आप सपोर्ट करते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करके बताते रहें कि दोस्तों कि सर हाँ आपकी वीडियो अच्छी लग रही है, हमें समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव है आपका तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम अपनी यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कर दिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।